Hello everyone. So let's start with functions. Set हो चुका है, relation भी हो चुका है. Now begins our core final topic, that is functions. So basically चालू करने के पहले एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ मैं कि होता क्या है. अगर मान लो आपके पास में सेट है A क्रॉस B जो कि कलेक्शन रहेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, ठीक है, जिसमें x में x a से बिलोंग कर रहा है, y b से बिलोंग करता है ना. सो अगर मैं इसका कोई सबसेट ले लूँगा तो वो बनता है रिलेशन, विच इज़ बेसिकली सबसेट ऑफ a क्रॉस b, राइट. सो अब बात आती है फंक्शंस की. तो क्या होता है फंक्शंस? तो बेसिकली पहले आप उसको कोर अपन रॉ तरीके से समझ लेते हैं कि क्या होता है फंक्शंस, फिर हम उसको डेफिनेशंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है. सो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ पहले तो. यस. सो मान लो आपके पास में ये एक मशीन है, ठीक है. सो दिस इज़ आवर मशीन. अब इसको हम नाम दे देते हैं प्रिंटर. अब मान लीजिए अगर आपको मैथ्स की बुक की कॉपीज़ चाहिए 4 PDF है आपके पास में, आपका लैपटॉप है, आपने लैपटॉप को प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है. और अगर आपको कॉपीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे? आप उसको इनपुट दोगे. क्या इनपुट दोगे? 4 कॉपीज़. और वो आपका आउटपुट में क्या देगा? 4 कॉपीज़. एग्जैक्टली. सो अब मुझे बताओ कि जब हम बात करते हैं एक मशीन के प्रॉपर फंक्शनैलिटी की, ये मशीन है तो ये प्रॉपर ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये कब आप बताओगे? जब आपने उसे इनपुट दिया और आपने जो डिज़ायर्ड इनपुट दिया उसके लिए आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिला. दैट्स इट. जब आपने डिज़ायर्ड इनपुट दिया तब डिज़ायर्ड आउटपुट मिलने पर उसको बोला जाता है फंक्शन. मान लो अगर गलती से मैंने एक इनपुट दिया है 4 और मेरे को आउटपुट कभी 4 या कभी 5 या कभी 0 ऐसा मिल रहा है, तो क्या ये प्रॉपर फंक्शनिंग होगा? नहीं, ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा. ये प्रॉपर फंक्शनिंग तब होगा जब मैंने एक इनपुट देने पर, मेरे एक इनपुट देने पर एक ही आउटपुट आए, वेदर इट बी 4, वेदर इट बी 5, वेदर इट बी 0. वो फंक्शन मशीन की जो बिहेवियर है उसके हिसाब से उसने आउटपुट देना है. बट द आइडिया दैट आई वॉन्ट टू कन्वे इज कि एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट इज़ नॉट पॉसिबल. एज सिंपल एज दैट. तो इस मशीन को नाम दे दिया जाता है फंक्शन और उसका नोटेशन होता है f. अब कोई भी रैंडम इनपुट अगर f में जाएगा तो आपका आउटपुट मिलेगा. तो हम बोलते हैं कि f में अगर आपने इनपुट दिया तो हम उसको लिखते हैं ऐसा, और आपको आउटपुट मिलेगा तो उसका कुछ नाम होना चाहिए आउटपुट का, तो उसको बोलते हैं y ऐसा. सो वी हैव y इक्वल टू f ऑफ x. y इक्वल टू f ऑफ x. अब इसका मतलब ये हो गया कि x इस इनपुट के लिए y एक आउटपुट है आपके पास में, जिसमें x आपका इनपुट कहीं ना कहीं से आएगा और y आउटपुट कहीं ना कहीं से बिलोंग करेगा. ये ऑब्वियस बात है कि इनपुट भी कोई ना कोई सेट में से ही आएगा, ऐसे भगवान भरोसे तो आएगी नहीं कोई चीज़. और y भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं और से आ जाएगा. जो डिज़ायर्ड आउटपुट्स का कलेक्शन हो सकता है वहीं से ही आएगा. सो ये सब चीज़ों का मतलब क्या है? एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि फंक्शन का काम क्या होता है. फंक्शन का काम होता है एक इनपुट पे एक आउटपुट देना. क्या ये हो सकता है क्या कि एक इनपुट से एक से ज़्यादा आउटपुट? नहीं. वन इनपुट मोर देन वन आउटपुट, not possible. This is not possible. But one input, one output, possible. तो क्या इसे उल्टा बोल सकते हैं? मोर देन वन इनपुट्स हैव वन आउटपुट. क्या ये ट्रू हो सकता है? तो लेट्स चेक आउट. मान लीजिए आपके पास में प्रिंटर अब नहीं है. अब ये मशीन आपके कपड़े बनाने की है. दिस इज़ अ मशीन ऑफ शर्ट मेकिंग, ठीक है. सो इफ़ दिस इज़ शर्ट मेकिंग कंपनी मशीन, ओके, तो आपके पास में होता क्या है कि एक से ज़्यादा क्या बोल सकते हो उसको, मटेरियल
कि जब इनपुट जाएंगे तब एक सेट मिल के आ सकता है, बन के आ सकता है। बोलने का मतलब क्या है कि मान लो कि आप दुकान पे गए और आपने बोला भैया बताओ, आपका मन नहीं है कि बहुत महंगा शर्ट ख़रीदना है, आपको बस एक शर्ट ख़रीदना है। तो सामने वाले ने आपको प्योर कॉटन बताया, आपने बोला नहीं भैया ये तो काफ़ी कॉस्टली हो रहा है। फिर उसने बोला ठीक है थोड़ा सस्ते में बताता हूँ। तो उसने बोला देखो ये कॉटन तो नहीं है प्योर, बट दिस इज़ मिक्स ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर। आपने बोला हाँ चलेगा। सो वॉट इज़ हैपनिंग दैट द पर्टिकुलर शर्ट दैट यू आर ट्राइंग टू बाय was mixture of two quantities, that is cotton and polyester. So इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर शर्ट को बनाने के लिए दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट लगा, दो चीज़ें लगी, दैट इज़ कॉटन एंड पॉलिस्टर। मतलब एक शर्ट तब बना जब दो इनपुट्स गए। तो बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मोर देन वन इनपुट हैव वन आउटपुट। This is exactly possible, but this particular is not possible. So the idea is pretty clear कि एक इनपुट पे जब एक आउटपुट मिलता है तो हम उसे फंक्शंस कहते हैं। So let's go through the definitions and वहाँ से हम फिर से उसे सब दोबारा समझेंगे जो मैंने अभी कहा। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन दो चीज़ है, फंक्शन की डेफिनेशन दो तरीके से बोली जाती है। एक पेयर ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स जैसे कि सेट के थ्रू, इन शॉर्ट सेट के थ्रू डिफाइन करना, और एक बिना सेट के डिफाइन करना। तो पहले सेट के थ्रू कैसा डिफिनेशन होता है उसको समझ लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन में भी बोला गया था सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, फंक्शन में भी बोला जा रहा है ए क्रॉस बी। देन एनी सबसेट इज सेट टू बी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ये एग्जैक्ट मिलती जुलती डेफिनेशन है रिलेशन की। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, बस यहाँ पे आ गया फिल्टर। रिलेशन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, फंक्शन एक उसका फिल्टर्ड एस्पेक्ट है। अगर आप रिलेशन पे कुछ कंडीशंस लगाओगे दोगे और कंडीशंस कुछ ऐसे लगाओगे तो आपको फंक्शन मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये बोलता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। जो ए में के एलिमेंट्स है उसमें के अगर आप एक्स कोई भी एक एलिमेंट लोगे और सारे एलिमेंट्स, अगेन यहाँ पे फॉर ऑल बोला गया है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल क्यों बोला जाता है? मान लो अगर आपने मोबाइल लिया या एसी का रिमोट लिया, मैं ये एसी लेने के बाद में इस रिमोट के हर एक बटन चेक करूँगा, वो सामने वाला भी बोलता है कि हर एक बटन चेक कर लो सर, पूरा चला के देख लो। वाई? बिकॉज अगर एक भी इनपुट के लिए आउटपुट नहीं मिला देन रिप्लेस करो या चेंज करो या ठीक करो। द पॉइंट इज कि जब तक कि आप सारे इनपुट नहीं दोगे तब तक आपको आउटपुट्स कैसे मिल रहे पता नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? सो द पॉइंट इज कि जब तक कि आप सारे इनपुट्स नहीं दोगे तब तक कि आपका फंक्शंस नहीं कहलाया जाएगा वो। गेटिंग? तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई ये एफ को बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई एफ को बिलोंग करेगा। व्हाट इज एफ? एफ इज योर फंक्शन। फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी, हाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई एक बटन पे एक आउटपुट, एक बटन पे एक आउटपुट। हो सकता है कि बहुत सारे बटन दबाने पर एक आउटपुट आता है। बहुत सी बार होता है कि एरोप्लेन के इसमें जो होता है कि इसमें एक बटन पे, मेरे को नहीं लगता एरोप्लेन चालू होता होगा कभी, उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। सो अगर आपने कभी पिक्चर में देखा भी होगा तो वहाँ पे बहुत सारे बटन्स है और फिर आप उसको सबको ऑन करना है, ऑफ करना है, क्या क्या करना है, आई डोंट नो, वो तो जो चलाता है उसको मालूम। एनीवेज, सो द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे इज़ कि इट इज़ पॉसिबल, जैसे शर्ट का एग्जांपल, इट इज़ पॉसिबल कि बहुत सारे इनपुट्स के लिए एक आउटपुट मिल रहा है, राइट? तो ये एक पहली कंडीशन है दैट इट मस्ट फुलफिल। यहाँ पे नोट क्या करना है? नोट वर्दिंग इज कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए देयर मस्ट बी अ आउटपुट। तभी तो प्रॉपर फंक्शनैलिटी होगी। जब ये रिमोट के सारे बटन काम नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉपर फंक्शनैलिटी कर नहीं रहा है। जब ये रिमोट के सारे बटन काम कर रहे हैं तभी प्रॉपर फंक्शनैलिटी हो रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? कि इफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई वन, इफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई वन बिलोंग्स टू अ फंक्शन एंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई टू बिलोंग्स टू अ फंक्शन। अब पॉइंट क्या है समझाने का कि एक ही इनपुट से यदि दो अलग अलग आउटपुट आते हैं, एक इनपुट से यदि दो अलग अलग आउटपुट आते हैं तो ये तो फंक्शन नहीं होता है। यहाँ देखा है अपन ने, एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते। तो अगर आपको कोई चीज़ को फंक्शन बनाना है तो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको ये दोनों को एक कर दो। अगर वो दोनों एक हो गए तो दो अलग रहे ही नहीं, तो दो अलग नहीं रहे तो फंक्शन हो गए। गेटिंग? सो ये एक डेफिनेशन है जो दो कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करनी है। सीधी भाषा में अगर मैं बात करके बताऊं तो जब तक कि आप ए के सारे एलिमेंट्स नहीं लोगे तब तक कि प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं होगी। दूसरा,
दूसरा इंपॉर्टेंट इज कि यदि ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप 1,2 लिखता हूँ मैं, तो अब 1 यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई और नंबर रिपीट हो जाए चलेगा, बट एक कलेक्शन में अगर इसको सबसेट बनाना है मुझको A क्रॉस B का, अगर मुझे इसको सबसेट बनाना है A क्रॉस B का, तो यहाँ पर 1 के अलावा मुझे कुछ भी चलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और यहाँ पे मान लो मैंने 3 लिख दिया, तो क्या हो गया, वो ये वाली बात हो गई, y1 y2 दो अलग अलग है लेकिन x एक आपका कॉमन है। और आपको ये डेफिनेशन सिखाता है कि आपको y1 y2 को सेम करना पड़ेगा, मीनिंग आपको ये 2 और 3 को एक करना पड़ेगा। अगर एक हो पा रहे हैं तो ठीक, नहीं हो पा रहे तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर डेफिनेशन। दैट अनदर डेफिनेशन इज कि अ फंक्शन और मैपिंग, दिस इज वर्थ नोटिंग, अ मैपिंग f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ रिलेशन। अगेन ऑब्वियस बात है, रिलेशन का ही छोटा सा भाई मानो, ठीक है, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ ए, एक्स बोलने से बेटर है ए का एलिमेंट, तो यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन लगती है, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं लोग। इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कहलाया जाता है कभी कभी, कि इसमें मोर ऑफ मैथमेटिकल चीज़ें, प्लेन सिंपल चीज़ें में डिफाइन करी हुई है, रैदर देन दिस इज़ वेरी टेक्निकल डेफिनेशन दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। सो अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट x टू यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू B। तो जब ऐसा होता है तो हम उसे फंक्शन कहते हैं, मतलब आप ए के सारे एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से अटैच कर दो अंडर सम रूल क्या रहेगा, तो जैसे हमने रिलेशन में सीखा कि भाई 2 नंबर का एडिशन इवन होना चाहिए, एक्स ने वाई को डिवाइड करना चाहिए, वो कोई भी रूल के तहत हो सकता है। बट फ़र्क क्या हो रहा था कि जब अपन ये सब कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ हो रही थी कि बहुत सी बार पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा था, तो ये पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पर दिस इज़ रिलेशन बट दिस कैन नेवर बी अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 1,3 1,2 आ गया, एंड फॉर दिस रीज़न वी कैन नॉट से दिस इज़ अ फंक्शन। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वो तो होना ही है, ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना ही चाहिए, बट यूनिक होना चाहिए आउटपुट। देन द एलिमेंट y इज एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने अभी सीखा कि जब f में x इनपुट जाएगा तो उसको ऐसा लिखा जाएगा, जिसमें हियर y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर f। ये y मिला कब, जब आपने x इनपुट दिया था। x क्या है सर, x इज दिस 4, x कैन बी 5, x कैन बी 8, x कैन बी 10, x कैन बी एनी नंबर। तो जब आप एक मशीन में इनपुट दोगे तब आपको एक आउटपुट मिलेगा, तो उस आउटपुट को क्या बोलेंगे, जब तक कि आप कांच के सामने जाओगे नहीं, जब तक कि मैं कैमरा के सामने आ नहीं रहा हूँ तब तक कि आपको मेरी इमेज मिल रही है क्या, नहीं। इफ़ आई पुट माई थंब यू कैन सी नथिंग, बट इफ आई रिमूव माई थंब यू कैन सी एग्जैक्टली मी। So my image is creating if I am in front of the camera and under some function। फंक्शन क्या है भैया, कैमरा का बिहेवियर है कि मेरे को दिखाए। फंक्शन क्या है कि सिर्फ इमेज को दिखाए, आजू बाजू का बैकग्राउंड नहीं दिखा, मेरे पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नहीं दिख रही है। दैट इज द फंक्शन, दैट इज द इनपुट इट इज टेकिंग, इट इज ओनली टेकिंग मी एज ए इनपुट, गेटिंग। एंड तो जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है मेरा इमेज, दैट इज वाई, ठीक है। इनपुट मैं जब कैमरा के सामने आ रहा हूँ तब, ठीक है, अंडर सम फंक्शन एफ, एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज। अगर मैं आपको इमेज के तौर पे दिख रहा हूँ तो जो इनपुट जा रहा है दैट इज नोन एज प्री इमेज। इफ सच फंक्शन एग्जिस्ट देन a इज कॉल्ड डोमेन। अब ये सिखाया जा रहा है कि मैंने जैसे बोला कि कहीं ना कहीं से तो इनपुट आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि भगवान भरोसे चलेगा सब, आ रहा है समझ में, कहीं ना कहीं से इनपुट आएगा। तो जहाँ से इनपुट आता है वो होता है सेट ए, और जहाँ से आउटपुट होता है वो होता है सेट बी। हम लिखते हैं उसको f फ्रॉम a एरो b, इसे रीड करते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये कोलन होता है फ्रॉम, एरो होता है टू, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, जिसमें a इज़ नोन एज डोमेन, जिसमें a को बोला जाता है डोमेन एंड b को बोला जाता है कोडोमेन। अब ये क्या है सर डोमेन कोडोमेन, तो डोमेन बेसिकली वो एलिमेंट्स का कलेक्शन है जहाँ से आपके इनपुट आएंगे, कोडोमेन वो एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जहाँ से आपके पॉसिबल आउटपुट्स आएंगे। दैट्स इट। इनपुट भी कहीं ना कहीं से आएगा, आउटपुट भी कहीं ना कहीं से आएगा, ऐसा तो नहीं कि सब हवा में काम होगा। आ रहा है समझ में। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब एसी के लिए डोमेन क्या है, तो ये इनपुट्स है, इसके बाहर की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं कोई दूसरे कंपनी का रिमोट ला के अगर चलाऊंगा तो वो चलेगा नहीं, लेगा नहीं, हवा में तो काम होगा नहीं। जो इसके लिए इनपुट्स है वो यही है, ये उसके इनपुट्स का एरिया है, इसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकता। तो ये जो एरिया जहाँ से वो इनपुट्स लेगा उसको बोला जाएगा डोमेन।
और जो आ सकता है हो सकता है कोड में टेम्परेचर कम ज़्यादा होना, अलग अलग मोड्स रहना, या उसमें ये लाइट फंक्शन जो भी फंक्शंस है इसमें वो सब होना, ये पॉसिबिलिटीज़ है। सब एक साथ होगी क्या? नहीं, जो मैं करूँगा उसके हिसाब से होगा। अब बारिश का सीज़न है, ह्यूमिडिटी बाहर ज़्यादा है तो मैं कुछ और, गर्मी का सीज़न है तो मैं कुछ और, तो इट वैरीज। सो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, बट उसमें से कौन से आ रहे हैं वो मैटर करता है, राइट। सो लेट्स गो लुक फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक सेट को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, तो एक फंक्शन को भी पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन फंक्शन इज अ सेट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो x फ्रॉम f ऑफ x मतलब सेट a है और b है, सो f इज मैपिंग फ्रॉम सेट a टू सेट b, जिसमें a का एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद y का b का एलिमेंट y, ठीक है। अब आगे आपको सिखाया जा रहा है कि रेंज क्या होता है। a तो बता दिया डोमेन, बी बता दिया कोडोमेन। साधारण भाषा में डोमेन मतलब इनपुट्स, जो यहाँ से आप इनपुट्स लोगे, और साधारण भाषा में कोडोमेन मतलब पॉसिबल आउटपुट्स। अब रेंज क्या है सर? तो मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है, पर अगर मैं ऑन ऑफ का बटन दबा रहा हूँ तो ऑन ऑफ होगा एसी, अगर मैं मोड का बटन दबा रहा हूँ तो मोड का काम करेगा एसी, अगर मैं टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का काम कर रहा हूँ तो मैं टेम्परेचर का कम ज़्यादा, दैट विल बी द आउटपुट्स दैट आई एम गेटिंग। जब जब जो इनपुट दूंगा तब तब उस इनपुट के लिए मिलता हुआ आउटपुट आर माई एक्चुअल आउटपुट्स। पॉसिबिलिटीज़ में से सब आएंगे क्या? ज़रूरी है क्या? नहीं, पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। हो सकता है कभी कभी सारे आए, हो सकता है कभी कभी सारे नहीं आए। अब गर्मी का दिन है, मैंने शुरुआत में मेरे को बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने 16 पे रखा, फिर जैसे रूम बहुत ठंडा हो गया मैंने 17 पे किया, मैंने 18 पे किया, मैंने 19 पे किया, मैंने 20 पे किया, मैंने 21 पे किया, मैंने 22 पे किया। बहुत ठंडी लगने लग गई, मैंने हाईएस्ट जहाँ तक कि जा सकता है 30 डिग्रीज तक के जा सकता है, वो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री तक कर सकता है, इसे मैंने 30 डिग्री पर रख दिया। मतलब मैंने जितना भी पॉसिबिलिटीज़ था आउटपुट्स का वो सब ले लिया। अब ठंडी का दिन था, मेरे को रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है 28 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने 28 डिग्री पे सेट करके रख दिया। अब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे को उतना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही इनपुट पे आ रहा है आउटपुट। तो द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे इज कि कभी कभी हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ में से सब कुछ आएगा, कभी कभी हो सकता है पॉसिबिलिटी में से सिर्फ एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। पर ये जो 1 2 3 4 या सब आएंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम रेंज। वो होता है हमारा रेंज। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इमेजेस मतलब जब तक कि मैं इस कैमरा के सामने नहीं आ रहा हूँ तब तक के आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स का ऑब्वियसली इनपुट का ही आउटपुट मिलना है। अंडर द मैपिंग f इज कॉल्ड रेंज ऑफ f एंड इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ कैपिटल ए। f ऑफ x बोलने का मतलब क्या हो गया? आप f में x को इनपुट दे रहे, आप f में x को इनपुट दे रहे, x क्या है? कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो अगर आपने अखंड पूरा एक सेट दे दिया तो क्या? तो अखंड पूरे एक सेट के लिए मिलते हुए जो आउटपुट्स रहेंगे सबको बोला जाएगा रेंज। दैट्स इट। सो रेंज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ y इज सच दैट y की वैल्यू क्या है? f ऑफ x। मतलब एक प्रकार से क्या मेरा ये लिखना सही होगा क्या? इट इज कलेक्शन ऑफ f ऑफ x सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू b। क्या मैं ये लिखना गलत है कि सही है? एग्जैक्टली सही है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि आप फंक्शन को लिख सकते हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप लिख सकते हो फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपका y कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? b में। तो आप एक प्रकार से बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो? ये एफ ऑफ एक्स है, तो एक प्रकार से आप यहाँ पे y के बदले एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो ना। क्या गलत है? गेटिंग? सो द रेंज इज बेसिकली एक्चुअल आउटपुट्स का कलेक्शन। एक साधारण भाषा में बोलो तो एक्चुअल आउटपुट्स, कोडोमेन पॉसिबल आउटपुट्स, रेंज एक्चुअल आउटपुट्स। सो इन जनरल ये तो हमेशा ट्रू है कि एफ ऑफ कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल बी, दैट इज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हो सकता है कि दोनों इक्वल हो जाए, ये हो सकता है दोनों इक्वल नहीं हो गए। अब जैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। पहला तरीका इज एरो डायग्राम जो हमने देखा, दूसरा तरीका इज ऑर्डर्ड पेयर, सेट के फॉर्म में लिख दो जैसे रिलेशन में रहता है वैसा ही। बस शर्त ये है कि अब x आ गया, अब x y के साथ में या दूसरे कोई भी एलिमेंट के साथ में नहीं आ सकता, ये अपनी शर्त है। तीसरा क्या है? अंडर सम रूल। अंडर सम रूल मतलब क्या? मान लो मैंने डिफाइन कर दिया कि आप जो भी इनपुट दोगे उसका डबल में +1 होगा। उसके बाद में क्या? टेबुलर फॉर्म। जैसे मान लो आपने इनपुट दे दिया 1 2 3, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 × 1 + 3, 3। 2 इनपुट दिया, 2 × 2 + 1 5, 3 इनपुट दिया, 3 × 1 3 × 2 + 1 7।
जब आपका एफ ऑफ एक्स 2x+1 होगा। ये टेबुलर फॉर्म में हो गया, मेरे को हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को डायग्राम भी निकालने की ज़रूरत नहीं, आई कैन जस्ट रिप्रेजेंट इट इन द टेबुलर फॉर्म या ग्राफिकल फॉर्म। अगर आपने 1 इनपुट दिया तो आपको 3 आउटपुट मिल रहा है, आपने 2 इनपुट दिया तो आपको 5 आउटपुट मिल रहा है। अगर आपने 3 के बाद में और भी दिया, आगे भी चलते गए अपन तो और आगे आएगा, 3 पे देंगे अपन, 3 पे देंगे तो 7 मिलेगा, 3 पे समथिंग समवेयर ओवर यहाँ पे आ जाएगा कहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। सो दिस इज और 3,7। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। गेटिंग दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। अब सवाल ये आता है कि ग्राफिकली अगर दिया जा रहा है तो मैं ये फंक्शन है कि नहीं कैसे चेक करूँगा। टू चेक वेदर द गिवन ग्राफ इज फंक्शन और नॉट, वी यूज वर्टिकल लाइन टेस्ट, दैट इज वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स एंड चेक इफ द लाइन cuts the graph in 2 or more than 2 points or only just 1 point। मतलब क्या, if it cuts the graph vertical line, if vertical line cuts the graph at only 1 point then it is a function, if it cuts the graph at more than 2 points then it is not a function। मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा समझने के लिए। अगर मैं ग्राफ निकाल के बता दूँ, 2 ग्राफ निकाल के बता देता हूँ, ज़्यादा उस पर काम नहीं करेंगे पर फिलहाल साधारण भाषा में बोलना है और समझना है एक ही इसमें अपने को, ठीक है। बताओ ये ग्राफ जो गिवन है ये फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं क्या नहीं। तो आप बोलोगे 1 मिनट, स्ट्रेट लाइन खींचो, मैंने खींचा, आप बोले एक और खींच लो, मैंने खींच लिया, आप बोले एक और खींच लो, मैंने खींच लिया, आप बोलेगा, मैंने बोला बस। अब सवाल यह है कि कोई स्ट्रेट लाइन अगर किसी ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन का रूल है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट, दैट्स इट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस पर्टिकुलर इनपुट पे, मान लो ये आपका पर्टिकुलर इनपुट है, ठीक है। इस इनपुट को अगर मैं 1 नाम दे दूँ और इसको अगर मैं 8 नाम दे दूँ तो यहाँ पे 1,0 हो रहा है और यहाँ पे इट्स 1,8। यही तो प्रॉब्लम है, डेफिनेशन ही फंक्शन की वॉयलेट हो गई कि अगर पहला एलिमेंट आ गया तो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब यही तो सिखाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट कि अगर चेक कर लो, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट मार रहा है ग्राफ को देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन, बट अगर नहीं कट कर रहा है तो आप बिल्कुल आँख बंद करके आँख बंद करके तो नहीं, बिल्कुल यू कैन से कि इट इज़ अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है। जब ये लाइन कट होती है तो होता क्या, लाइन से पता चलता है कि x के लिए y क्या, x के लिए y क्या, x के लिए y क्या, और एक x के लिए एक y फंक्शन है, एक x के लिए 2y नॉट अ फंक्शन। अरे मैंने ऑन का बटन दबाया, ऑफ हो रहा है, कभी फिर ऑन का बटन दबाया, कभी ऑन ही नहीं हो रहा है, या कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऑन होना है तो ऑन होगा, ऑफ होना है तो ऑफ होगा। एक फंक्शनलिटी हो गया एट अ टाइम दोनों कैसे हो सकती है? दैट इज नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग, राइट। सो ये हमको सिखाया जाता है कि यदि ग्राफ को देखकर आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप ग्राफ में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके देखोगे, अगर वर्टिकल लाइंस आ गए तो फंक्शन है, नहीं तो नहीं आए, ठीक है। इवेल्युएट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एट x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 2। हमको करना क्या है, हमको ये समझना है कि भाई फंक्शन में इनपुट दे के आउटपुट आता कैसे क्या है। तो फंक्शन में इनपुट दे के आउटपुट आता है इस हिसाब से कि अगर आपको बोला जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, ठीक है, एट x इक्वल टू 7। एट x इक्वल टू 7 का मतलब क्या हो गया कि जब आप इनपुट 7 दोगे तब आपका आउटपुट मिलना चाहिए। तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो आपने पुट किया x के बदले 7, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4, सो 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 80 और 18 98, 98 माइनस 21 प्लस 4। सो 98 में से 20 गए, 78 बचा, 77 प्लस 4 कर दिया, 81 इज़ योर आंसर। सो एफ ऑफ 7 इज़ 81, दैट्स इट। इतना सिंपल है। मतलब अगर जब 7 इनपुट देंगे तो 81 एज आ आंसर मिलना चाहिए, ये आपका आउटपुट हो गया, दैट्स इट। अब आपके पास में क्या है कि x इक्वल टू 2m, x इक्वल टू 2m, फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सो एट x इक्वल टू 2m, पॉज करो वीडियो को, आप ट्राई करो,
आ जाएगा। सिंपली x के बदले 2m पुट करना है और कुछ नहीं। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2m पुट कर दो। स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो पुट करके, नहीं स्क्वायर है तो सिर्फ पुट कर दो और 4 लिख दो, क्योंकि 4 नंबर है तो उसमें जाना ही नहीं है। अब क्या, तो सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिख लेते हैं आंसर। क्या हमको इसको आगे सॉल्व करना है क्या? जी नहीं। अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो अलग बात है, बट हमको नहीं निकालनी है, हमको बस समझना है कि क्या आ सकता है 2m। अब m कुछ भी रहे, m 0 रहेगा तो 4, m 1 रहेगा तो 8 - 6 + 4 6 आंसर, m 2 रहेगा तो कुछ और। समझ आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। सो इनपुट के लिए आउटपुट, ठीक है। Now let's look for the another example that we have. So another example that we have is using graph y equal to g of x, find g of -4 g of 3. अब graphically we have to interpret कि क्या क्या values हैं। तो हर एक काम करते हैं अपन, हर एक पॉइंट्स पे इवेल्युएट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। इट्स वेरी ईजी एंड इट्स नेसेसरी दैट वी शुड बी एबल टू पिन पॉइंट एंड से कि कौन से इनपुट के लिए क्या आउटपुट है। सो दिस ग्राफ डिपिक्ट्स फॉर y इक्वल टू जी ऑफ x, राइट। सो आप x इनपुट दोगे, मतलब ये x एक्सिस पे का आप इनपुट लोगे तो आपको y एक्सिस पे आउटपुट मिलना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका x इज -6। सो इफ यू गिव इनपुट g ऑफ -6, आपको आंसर मिलेगा -4, राइट। इफ यू पुट g ऑफ -4 यू विल गेट 0, क्योंकि ये पॉइंट पे y इज 0। इफ यू पुट g ऑफ -1 you get 4. If you put g of 1 you get 0 again, ठीक है। इसको ध्यान में नहीं रखना है, ये कभी पॉइंट अपने लिए इनपुट के लिए था ही नहीं। y इज हमेशा आउटपुट वाला पॉइंट, y इज हमेशा आउटपुट वाला पॉइंट, तो ये अपने लिए कभी इनपुट के लिए वैसे भी आ ही नहीं रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज g ऑफ 3 के लिए आपको मिलेगा -5। सो 3 इनपुट किया तो -5 आउटपुट आया। g ऑफ 7 पे -3। लास्टली, अब ये आपकी तरफ से आंसर आ जाए तो अच्छा लगेगा, g ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। सो ये सब वैल्यूज़ है। अब जो पूछा है वो देखते, क्या पूछा है उन्होंने, पूछा है भाई g ऑफ -4, g ऑफ -4, g ऑफ -4 0, g ऑफ -4 इज इक्वल टू 0, ईजी। देन g ऑफ 3, g ऑफ 3 इज इक्वल टू -5, वेरी ईजी। I hope this is clear, right? So let's move to the next topic. आगे हम बढ़ते कि from the equation 4x plus 7y equal to 1 express y as a function of x. इसको थोड़ा समझ लेते हैं। y as a function of x का मतलब क्या हो गया कि y is dependent on x and x as a function of y का मतलब हो गया कि x is dependent on y, ठीक है, ठीक है। सो तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें बताना है कि x इज़ डिपेंडेंट ऑन y इज़ डिपेंडेंट ऑन x का मतलब ये कि आप x के इनपुट दो तो आपको y ऐसा आंसर मिलेगा। तो इन शॉर्ट, जब कभी बोला जाता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपको बताना है y एक तरफ बाकी सब दूसरे तरफ। y एज अ फंक्शन ऑफ x मतलब ऐसा, और x एज अ फंक्शन ऑफ y का मतलब हो गया x एक तरफ, f ऑफ y दूसरी तरफ। दिस इज़ वेरी यूजफुल इन ऑन टू फंक्शन एंड फाइंडिंग द रेंज एज वेल। सो आज इसका प्रैक्टिस करते तो तब आगे चल के हमको ये काम आता है, ठीक है। सो एनीवेज, सो 4x प्लस 7y इक्वल टू 1 है, तो इसको मेरे को y इज़ डिपेंडेंट ऑन x बताना है, मतलब मेरे को y एक तरफ बाकी सब दूसरे तरफ। सो y एज अ फंक्शन ऑफ x के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ जो एग्जिस्टिंग कलर है, दैट आई पिक फॉर y 4x, y डिपेंडेंट ऑन x के लिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x के लिए। सो व्हाट वी विल डू इज 7y इक्वल टू 1 माइनस 4x। सो दिस इम्प्लाइज डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट 1/7 माइनस 4/7x। सो दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब आप x की वैल्यू दोगे तो आपको y का आंसर मिलते जाएगा। नाउ लेट्स चेंज द कलर फॉर x एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। इसका मतलब था कि x इज डिपेंडेंट ऑन y, x इज डिपेंडेंट ऑन y मतलब x एक तरफ और y दूसरे तरफ, x एक तरफ y दूसरी तरफ। सो लेट्स डू दिस। तो हमारे पास में 4x ऐसा ही है, तो वी टेक 7y उस तरफ, तो सब्ट्रैक्टिंग 7y ऑन बोथ द साइड, ये आ जाएगा। उसके बाद में डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट 1/4 माइनस 7/4 y। सो दिस इज बेसिकली x एज अ फंक्शन ऑफ y,
दैट्स इट। सो आपको x को एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ, y एज ए फंक्शन ऑफ x में y को एक तरफ, x और बाकी सब दूसरी तरफ, इतना सिंपल काम करना है हमें। Okay, now let's move to the next topic, that is algebra of function. Again this is a fast track video, so यहाँ पे हम expect नहीं कर रहे कि एकदम आराम से जाए। Already 30 minutes have been passed, so we'll increase our speed accordingly. Anyways, so algebra of functions क्या बताता है, if we have two functions जहाँ पे x is a set जो real number पे जा रहा है, ठीक है, दिस इज़ योर डोमेन, दिस इज़ योर को डोमेन, देन f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी आर डिफाइंड एज फॉलोज। सो व्हाट इज f प्लस जी ऑफ x? f प्लस जी ऑफ x इज बेसिकली एडिशन ऑफ टू फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x. f माइनस जी ऑफ x इज f ऑफ x माइनस g ऑफ x. f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x. यहाँ पे अगर आपको समझाया क्या जा रहा है, यहाँ पे समझाया ये जा रहा है कि अगर ऐसा लिखा हो तो आपको जो भी दो फंक्शन गिवन है उनका मात्र एडिशन करना है, जोड़ना है। अगर ऐसा गिवन है तो मात्र दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, ऐसा गिवन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा गिवन है तो दोनों को डिवीजन करना है। जहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है कि आपका जी ऑफ एक्स जीरो ना होवे। ये तो सबको समझता है कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या होगा, अनडिफाइंड। सो थोड़ा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है छोटा, मैं एक दो करता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ। तो अगर पहले की बात करूँ मैं, तो f प्लस वन और f प्लस जी ऑफ वन, एफ प्लस जी ऑफ वन का मतलब हो गया कि पहले जोड़ो और फिर उसमें इनपुट दो x के बदले वन। तो पहले आप निकाल लो f प्लस जी ऑफ x क्या होता है। f प्लस जी ऑफ x होगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, मतलब जो भी दो फंक्शन है उनको मात्र जोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस 5x माइनस 8। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 5x वैसे ही रहेगा, 2 माइनस 8 इज माइनस 6। आर यू गेटिंग दिस? ठीक। सो बेसिकली अब अपने को बोला है उन्होंने f प्लस जी ऑफ वन, अपने अपन ने जो निकाला है दैट इज f प्लस जी ऑफ x। हमें चाहिए वन का, तो x के बदले आपको क्या इनपुट देना पड़ेगा, वन। तो यहाँ हर x के बदले मैं लिख दूंगा वन का स्क्वायर, दिस इज इंटू वन। सो वन का स्क्वायर इज वन, वन प्लस 5 6, 6 माइनस 6 इज जीरो। क्या आउटपुट जीरो आ सकता है? यस, कुछ इनपुट देने पर आउटपुट जीरो आना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बटन दबाना और ऑन का ऑफ हो जाना, तो एक इनपुट दिया ना, कुछ तो नंबर गया ताकि आउटपुट जीरो आया। ठीक है। सिमिलरली आप f माइनस जी निकालोगे, पहले सब ट्रैक करोगे, घटाओगे और उसमें इनपुट एंड में -2 दोगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, वैसे -2 इनटू करेंगे पहले और फिर बाद में हम x के बदले 3m पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मैं कर देता हूँ f ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स। f ऑफ x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जी ऑफ एक्स मतलब 5x माइनस 8। x के बदले 0 पुट कर देना है। अब उन्होंने बोला है f अपॉन जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5 इंटू 0 माइनस 8, सो इट्स 2 अपॉन 8, so basically 1/4. So I believe this is very clear, so consider this as a homework and do try this. यहाँ पे आपको सिंपली x के टर्म्स में बोला है, यहाँ पे आपको पहले सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 2 इनपुट देना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 इनपुट देना है और यहाँ पे यू जस्ट हैव टू डिवाइड। सो इसका तो आंसर बड़ा सिंपल होगा, 3x प्लस 5 अपॉन 6x माइनस 1, दैट्स इट। इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। इसका आंसर बड़ा सिंपल हो गया, 9x प्लस 4। ये कैसे आया, यू कैन डिपिक्ट इट नाउ। ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव टू सम फंडामेंटल फंक्शंस। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल फंक्शंस आते हैं हमारे पास में, स्टार्टिंग विद कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज़ कांस्टेंट फंक्शन? तो कांस्टेंट फंक्शन हमको बताता है बेसिकली कि अगर आपके पास में मैपिंग है r से r पे, ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू k, f ऑफ x इक्वल टू k, जहाँ पे k इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे f ऑफ x इक्वल टू 4, ये एक नंबर है, कुछ भी इनपुट दो आउटपुट हमेशा 4 आने वाला है। ऐसा होता है क्या? बहुत सी बार होता है। धीट बोलते हो ना किसी को, धीट, वो यही है केस। कितना भी कोई भी कुछ भी बोल दो, नहीं सुनना है, वही करना है जो उसने ठाना है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। वो हिलते ही नहीं, ठस का ठस वैसा। तो डोमेन इन दैट केस हमेशा डोमेन इन दैट केस इज हमेशा रियल नंबर, को डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज मात्र के। अब नाउ हाउ डू वी डिफाइन डोमेन, को डोमेन एंड रेंज? तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डोमेन इज बेसिकली पहला सेट। ये तो हमें क्लियर पता है कि f फ्रॉम r टू r है, तो जैसे अगर f फ्रॉम a टू b है तो a को हमने डोमेन बोला है, b को को डोमेन बोला है, a को डोमेन बोला है, b को को डोमेन बोला है एट द वेरी बिगिनिंग। तो उसी हिसाब से ये डोमेन हो जाएगा, ये को डोमेन हो जाएगा। अब ये क्या है, के आपका आ गया आउटपुट। और आपने कितने भी इनपुट दिए
तो जितने भी इनपुट दिए सबके लिए आपको आउटपुट मिलेगा, उन आउटपुट्स को आप बोलते हो रेंज। अब आपने जो भी इनपुट दिया हमेशा आपको आंसर 4 ही मिल रहा है। आपने बोला पढ़, आंसर नहीं है, नहीं पढ़ूंगा। आपने बोला खेल, तब भी नहीं पढ़ूंगा। आपने बोला मार के बोला पढ़, तब भी 4, नहीं पढ़ूंगा। तो बोलने का मतलब क्या कि अनेक इनपुट के लिए एक आउटपुट। तो जितने भी आप इनपुट्स देते जा रहे हो रियल नंबर में से, सब के लिए यू आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट, दैट इज कांस्टेंट के। हेंस द रेंज इज सिंगलटन सेट के। गेटिंग? आगे चल के रेंज भी कैसे डिफाइन होता है हम वो सीखेंगे। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल था, लॉजिकली देखते आगे दिख गया इसलिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? सो आइडेंटिटी फंक्शन एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप जो इनपुट दे रहे हो, आप जो भी इनपुट दे रहे हो, ठीक है, वो आपको एज अ आउटपुट मिल रहा है। 1 दिया 1, 2 दिया 2, 3 दिया 3, 4 दिया 4, उसको बोला जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन अगेन जो पहला सेट है वो। रेंज, कोडोमेन तो हमको पूछने का और बताने का ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमेशा फिक्स ही है आर। वैसे डोमेन भी यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, बट ठीक है, उसके लिए कहीं कहीं पर रेस्ट्रिक्शन आता है। सेट आर को लिखा जाता है -∞ से इन्फिनिटी तक। रेंज को हम बोलते हैं कैपिटल आर, क्यों? क्योंकि जो आपका इनपुट है वही आपका क्या है, आउटपुट है। तो जो इनपुट वो आउटपुट, जो इनपुट वो आउटपुट, एग्जैक्टली रेप्लिका, मिरर इमेज। ग्राफिकली भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है थोड़ी कि दिस इज़ द ग्राफ, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसा अप टू इन्फिनिटी। वैसे यहाँ पे -∞ की तरफ, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3। नेक्स्ट कम्स द लीनियर फंक्शन। व्हाट इज लीनियर फंक्शन? f फ्रॉम r to r, r to r इज फिक्स्ड। अगर मात्र फंक्शन ax प्लस b के जैसा हो तो उसे बोला जाएगा लीनियर फंक्शन। डोमेन -∞ से इन्फिनिटी मतलब कैपिटल R। कोडोमेन की बात ही नहीं करना है, कैपिटल R फिक्स है। रेंज वापस क्योंकि लीनियर फंक्शन है, आप जो बोलो वो इनपुट के लिए आउटपुट मिलने को तैयार है, -∞ से इन्फिनिटी। हमें यहाँ पे एक ये समझना है कि अगर आपके पास में मान लो ऐसा फंक्शन है, तो y इक्वल टू ax प्लस b जैसा फंक्शन है जिसमें a और b रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। a 0 नहीं होता क्योंकि a 0 हो गया तो वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो लीनियर फंक्शन बोलना है मुझे, रियल फंक्शन निकल गया होगा तो लीनियर फंक्शन बोलना है। तो y इक्वल टू ax प्लस b अगर मेरे पास में है तो a नॉन जीरो रहे तो ही वो लीनियर फंक्शन बनेगा, नहीं तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। सो ये जो चीज़ बताया, ये क्या बताया, एक यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करने पर अपवर्ड a यूनिट्स ट्रैवल किया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल slope. This is what we call the definition of slope. ठीक है, anyways, so change in x upon change in y, that is what I'm trying to say. यहाँ पे सीखना ये है कि change in x and change in y, change in x 1 हो गया, change in y a हो गया, so a upon this is the slope. ठीक है, so what are the concepts that I want to teach you is y intercept. What is y intercept? Graph when cuts the y axis. Graph when cuts the y axis. Graph when cuts the y-axis. Graph when cuts the y-axis is y-intercept. Graph when cuts the x-intercept is known as x-axis is known as x-intercept. जब वो यहाँ पे कट करेगी तो उसका बोला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट इज दैट पॉइंट एट विच यू विल गेट आउटपुट इक्वल टू 0। दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें सीखना ये है कि एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे आपका आउटपुट हमेशा 0 आता है, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात है कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे अगर ये पॉइंट अगर मेरा एक्स एक्सिस पे है और लाइन उस पॉइंट पे आके रुक रही है या उस पॉइंट से पास हो रही है तो एक समय पे आउटपुट 0 हो जा रहा है, दैट इज़ व्हाट एक्स इंटरसेप्ट इज़। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ये सब जब कोई हम लीनियर फंक्शन डिटेल में पढ़ते तब की बात है ये, तो ये अलग इसमें कवर होता है हमारा। एनीवेज, हमें अभी यहाँ पे इतना ही सीखना है कि भाई हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ फंक्शन, व्हाट विल बी इट्स डोमेन, व्हाट विल बी इट्स रेंज एंड व्हाट आर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। हम ये 2-3 चीज़ें सीखनी थी, हमने वो सीख ली। ठीक है, हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड बाय आइडेंटिफाइंग given the type of function we can define what is range and what is its domain। ये हम निकालना सीखे, ये हमारा पर्पस है यहाँ पर। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम रेंज बता सकते हैं, डोमेन बता सकते हैं गिवन अ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या बोला जाता है? एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने 10th में सबने पढ़ा हुआ है, ये इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। डोमेन अगेन कैपिटल आर, विदाउट एनी डाउट डोमेन कैपिटल आर रहता है। रेंज इज नाउ के से इन्फिनिटी। नाउ नोटिस ओवर हियर के से इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि इफ दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई लोवेस्ट पॉइंट,
एक्स ए क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इज दिस इज नोन एज पैराबोला, दिस इज नोन एज पैराबोला, इधर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी ग्राफ, ठीक है, दिस इज नोन एज पैराबोला। इसका बिहेवियर कैसा है, इट गोज अप टू इन्फिनिटी वेदर इट बी पॉजिटिव और वेदर इट बी नेगेटिव, सो इट विल गो अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी फॉर बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर negative values of x and for the positive values of x, for the negative values of x, for the positive values of x. So होता क्या है कि ऐसे टाइम पर you get the peak point, the peak point is known as vertex. यहाँ पे एक तो आपको हाईएस्ट मिलेगा या तो लोएस्ट मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इससे कम नहीं मिलेगा तो कम से कम आउटपुट इस कितना, तो k के बराबर, वो क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे k एक कोई तो भी रहेगा, वो ही रहेगा ये या कोई और, वॉट एवर इट में भी के नाम का एक आउटपुट मिलेगा जो सबसे छोटा रहेगा क्वाड्रेटिक में, अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है तो। अब ये दो ग्राफ कब आते, ये दो ग्राफ कब आते, पहला वाला ग्राफ, ये दूसरा वाला ग्राफ, ये कब आते, तो पहला वाला ग्राफ आपका आएगा जब आपका ए पॉजिटिव होगा, ये ए क्या है तो ये। दूसरा वाला ग्राफ कब आएगा, जब आपका ये ए नेगेटिव हो जाएगा, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा, अच्छे से वेल रिटर्न है मेरे पास में ये सब चीज़ें, सो आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। एनीवेज ठीक है, सो आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमको हर एक चीज़ बताई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अगेन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अलग से वीडियो में पढ़ते हैं, सो हम उस टाइम पे उसको अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं। यहाँ पे हमारा पर्पस था रेंज और डोमेन सीखना, हमने वो सीख लिया है। नाउ लेट्स लुक एट द क्यूबिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक था वैसे ही क्यूबिक रहेगा, बस क्वाड्रेटिक में फ़र्क इतना था कि एक पॉइंट पे आप आते हो, रुकते हो और फिर यहाँ से वापस बढ़ते हो। दिस इज द पैराबोला दैट वी गेट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में डिफरेंस है। सो क्यूबिक इक्वेशन इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। डोमेन इज r, रेंज इज r। क्यू ऐसा होता है, सो द ग्राफ टेल्स अस एवरीथिंग। आप नेगेटिव इनपुट्स के लिए नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, देखो यहाँ पे बताया है। आप पॉजिटिव इनपुट्स के लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, दैट्स इट। इसका ऐसा एग्जैक्टली फ्लिप हो जाएगा जब ए आपका पॉजिटिव रहेगा तब, जब आपका ए नेगेटिव रहेगा तब। पर हमें इतना सब समझना नहीं है, हमें क्या समझना है, हमको ये पता है। हमको समझना क्या है, हमको समझना ये है कि भाई डोमेन क्या, रेंज क्या। क्वाड्रेटिक तो रेंज एक लोवेस्ट पॉइंट से इन्फिनिटी तक के, डोमेन पूरा रियल नंबर। क्यूबिक डोमेन पूरा रियल नंबर, रेंज पूरा रियल नंबर। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब में कुछ भी दो, माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस। आई होप दिस इज़ वेल इनफ एंड आप समझ पा रहे हैं इसको। चलो मूविंग अहेड, रैशनल फंक्शन। सो इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, मतलब आपके पास में दो अलग अलग फंक्शंस का डिवीजन है, ठीक है। देन जहाँ पर क्यू ऑफ एक्स नॉन जीरो है, ऑब्वियस बात है, हमने ऊपर भी देखा है। इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो एक साधारण भाषा में पॉलिनोमियल इज बेसिकली दिस फंक्शन a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1। ये रिड्यूसिंग चलता जाएगा an तक के, पावर्स आर रिड्यूसिंग, ऐसा उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। तो फॉर दिस डोमेन एंड रेंज डिपेंड्स एंटायरली ऑन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, हैंस इट वेरीज अकॉर्डिंगली। और पी ऑफ एक्स से भी ज़्यादा क्यू ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है आपका डोमेन, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, आपको वो ध्यान में रखना है। आप कोई ऐसा इनपुट ना ले ले जिस वजह से आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो ये बड़ी आफत वाली बात आ जाती है। तो इन दैट केस वी हैव टू कीप इन माइंड कि भाई डोमेन क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, डोमेन में से कितने लेना है और कितने नहीं लेना है। सो दिस इज़ वेयर द थिंग्स चेंजेस नाउ। अब अभी तक क्या अपन क्या फटाफट डोमेन बता रहे थे, आर, फटाफट देखा आर, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको यू विल हैव टू लुक एट क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स इज एक्स, सो डोमेन कैन नेवर हैव जीरो एज अ इनपुट। वाई? बिकॉज जब जीरो एज अ इनपुट जाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हेंस डोमेन विल बी आर, विच इज़ कैपिटल आर, विच इज सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सिंगलटन सेट जीरो। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट के पॉइंट कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो आर में से जीरो हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स। सो रेंज भी आर माइनस जीरो रहेगा। अब ये कहाँ से आता है, तो ये आगे चल के जब अपन ऑन टू पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। Let's move ahead for exponential function. A function f from r to r plus. यहाँ पे डिफरेंस है, what is r plus? So r plus अगर मैं बोलना है तो बता देता हूँ कि this is 0 से इन्फिनिटी, जीरो को छोड़ के, लेकिन जीरो के तुरंत बाद का नंबर, नेगेटिव नंबर्स नहीं है,
ठीक है। अगर आपका मैपिंग इज़ फ्रॉम आर से आर प्लस, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स पे, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स। क्यों? क्योंकि ए एक आपका कांस्टेंट है, ए इज़ योर कांस्टेंट, बेस x is your index, with an exponential is an exponential function with base a, exponent और index x, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ये इसलिए बोला गया क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा, हम यहाँ पर समझते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन भी, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि आपका बेस पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना जाए। और ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्योंकि 0 नहीं ले सकती, क्योंकि ऑब्वियस इट इज़ वेरी ट्रिवियल टू से 0 का कुछ भी पावर 0 एंड 1 का कुछ भी पावर 1। So we consider number which is more than 1 but not greater than not less than 0 as well, not equal to 0 as well। तो डोमेन सीधी भाषा में कैपिटल आर, कुछ भी इनपुट दो। a का पावर में अगर मैंने -2 भी दिया तो भी चलता, क्योंकि a का पावर -2 इज़ 1/a², और a का पावर 2 भी दिया तो भी चलता। दोनों से आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है एंड मोर ओवर ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। अरे जब a खुद में 0 से बड़ा है तो आंसर तो आना ही है ना बड़े 0 से, उसका कुछ भी पावर 0 से बड़ा ही आना है। 0 तो कभी होने से रहा हो, अनलेस अनटिल आप -इन्फिनिटी ले रहे हो तो तब तो बात अलग ही है। सो दिस इज द ग्राफ दैट वी गेट। सो फॉर एक्सपोनेंशियल वी गेट दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। तो जब a पॉजिटिव है तब a जब नेगेटिव है या 0 से 1 के बीच में, स्पेसिफिकली 0 से 1 के बीच में, तो जब a 0 से 1 के बीच में तब क्या होता है? Horizontal asymptote. What is this horizontal asymptote? It is a line that your graph will never cross. एक होता है ना कि सीमा में रहे लक्ष्मण रेखा, सो ये लक्ष्मण रेखा है। You can never cross that. Your graph will never cross that. हमें उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना है, बस दिखा तो मैंने आपको बता दिया। एनीवेज, सो इसका डोमेन इज़ कैपिटल आर एंड रेंज इज़ आर प्लस। अगेन वो तो हमेशा पॉजिटिव रहना ही, वो तो बात किया ही अपन ने। सो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहना है। लॉगरिथमिक फंक्शन ये थोड़ा एक नया चीज़ है। सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर प्लस टू आर, थोड़ा चेंज किया था। यहाँ पे आप आर से आर प्लस पे जा रहे थे एक्सपोनेंशियल में, अब चेंज क्या आ गया है, अब लॉगरिथमिक में आर प्लस से आर पे जा रहे हो, आर प्लस से आर पे। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। इसको रीड कैसे करता हूँ मैं? log x बेस a, वेर y इक्वल टू log x बेस a इफ एंड ओनली इफ। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जा रहा है कब? जब x इज इक्वल टू a का पावर y। अगर एक बेस है a, उसका पावर y लेने पर x आंसर मिलता है, तब मैं लिख सकता हूँ log x जिसका बेस a है तो आंसर y एज अ पावर मिलेगा। दैट इज व्हाट लॉगरिथमिक फंक्शन इज। तो does y इक्वल टू log x बेस a, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू a टू द पावर y इक्वल टू x। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। लेट्स नोट है हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें। तो बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा क्यों जाता है, तो एक साधारण भाषा में बता देता हूँ मैं आपको। जब पावर कैलकुलेशंस हैवी हो जाते हैं तब वी स्टडी लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों से आंसर आपको सरीके ही मिलेंगे, बस आपका नज़रिया बदल जाता है काम करने का। आप एक्सपोनेंशियल में करते क्या हो कि a का पावर x है तो आप a को साइमल्टेनियसली 10-12 बार या जितने बार है उतने बार मल्टीप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पे a का पावर y है तो आप a को y टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे टू गेट x एज अ आंसर। You multiply a y times to get x as an answer. लॉगरिथम में क्या होता है? You search the power for the base a whose output would be x. थोड़ा नज़रिया बदल गया और कुछ भी नहीं। You look for the power for base a such that your output be x. That is what logarithmic function is. ठीक है। इसका इन डेप्थ एनालिसिस अपन और भी दूसरी जगह पे करते हैं, जैसे हम जब सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करते हैं तब करते हैं, हम जब स्पेसिफिकली लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं तब करते हैं, लॉगरिथम ये टॉपिक पढ़ते हैं तब करते हैं। हमें समझना क्या है, फिर से हमारा काम उतना ही है दैट वी नीड टू डिफाइन व्हाट विल बी डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन एंड रेंज इन दैट केस, डोमेन पूरा का पूरा आर प्लस जो पहला सेट है वो सिर्फ अभी तक के डोमेन कहाँ बदला पता है कि रैशनल फंक्शन में जब आपके डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है तब, और रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर। देर इज़ नो स्टॉप, देर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट।
Okay, so let's move ahead to even function. What is even function? If f of minus x is equal to f of x, यदि आपने नेगेटिव इनपुट देकर भी आपको पॉजिटिव आंसर मिल गया या ओरिजिनल आंसर मिल गया तो आपको बोला जाएगा कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है. जैसे मान लो f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, f of माइनस एक्स, एक्स के बदले माइनस एक्स पुट किया, एक्स स्क्वायर था तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, आंसर अभी भी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, हेंस इट इज इक्वल टू f of x, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? f of x. तो यदि आपने माइनस एक्स इनपुट दिया तब भी आपको अगर ओरिजिनल आंसर मिल गया फंक्शन में, देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन. और यदि नेगेटिव इनपुट देने पर नेगेटिव आउटपुट मिल गया ओरिजिनल का, देन इट इज कॉल्ड ऑड. मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इनपुट देने पर माइनस एक्स क्यूब मिल गया विच इज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन, नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब, देन वी कॉल इट एज ऑड फंक्शन. तो शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इवन और ऑड फंक्शन. तो अब सवाल बड़ा सिंपल है कि ये इवन है या नहीं या ऑड है या नहीं. तो इवन के लिए क्या होना चाहिए? इवन के लिए होना चाहिए कि आपने इनपुट दिया एफ ऑफ माइनस एक्स, सो आंसर आना चाहिए आपका माइनस एक्स अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 6. So this is negative of x upon under root x square plus 5x plus 6. ओरिजिनल फंक्शन मेरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 रहता और x रहता तो मेरे को आंसर आ जाता, बट क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया तो ये तो इवन फंक्शन के कंडीशन फेल कर गया. अगर इवन फंक्शन है तो आपको सीधा सीधा माइनस इनपुट देने पर ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला तो ये नहीं हुआ. दूसरा, ओरिजिनल फंक्शन भी अफेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो नोटिस करने लायक चीज़ ये है कि जब आप एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर का जब आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया. ओरिजिनल फंक्शन में माइनस 5x प्लस 6 है. अगर ये भी चेंज हो रहा है तो ओरिजिनल फंक्शन तो बचा ही नहीं. अब वो इवन तो यहाँ पे पॉजिटिव भी आ जाता बट ओरिजिनल फंक्शन के हिसाब से ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया तो इट इज़ नो मोर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो ये इवन तो नहीं हुआ. अगेन ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है? ऑड फंक्शन के लिए भी से एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल. सर यहाँ पे नेगेटिव तो मिल गया, ये ऑड फंक्शन नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स में एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होता, बट आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है? प्लस 5x. तो ये ना ऑड हुआ ना इवन हुआ. क्या ऐसा हो सकता है? यस. नंबर्स की दुनिया अलग है जहाँ पे आप कोई भी नंबर को इवन ऑड में बाइफरकेट कर सकते हो. फंक्शंस में ऐसा नहीं होता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट 50% ऑफ द फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड विल बी इवन एंड रिमेनिंग विल बी ऑड. ये ज़रूरी नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. नाउ लेट्स लुक फॉर डेफिनेशन ऑफ डोमेन. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डोमेन? डोमेन का मतलब तो हमें पता है कि इनपुट्स का कलेक्शन होता है. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डोमेन? द प्रोसेस ऑफ रीडिफाइनिंग द डोमेन. यहाँ पे दिस इज वर्थ नोटिंग कि रीडिफाइनिंग द डोमेन, जहाँ जहाँ पर सिचुएशन आती है वहाँ पर रीडिफाइन करना डोमेन को इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डोमेन. डेफिनेशन ऑफ डोमेन मतलब नहीं कि भाई इनपुट्स का कलेक्शन इज डेफिनेशन, ना, डोमेन है. डेफिनेशन ऑफ डोमेन मतलब यू आर रीडिफाइनिंग द डोमेन. जैसे हमारा केस था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x पे आपने बोला कि भाई r माइनस 0. अभी तक क्या आप लोग बिंदास कैपिटल आर जो भी पहला सेट है मैपिंग का दैट इज योर डोमेन. बट यहाँ पर योर मैपिंग का पहला सेट r था पर फिर भी यू सेड r माइनस सिंगलटन सेट 0 बिकॉज जिस भी वजह से आपका इनपुट की वजह से अगर आपका आउटपुट अनडिफाइंड हो रहा है वी कैन नॉट कंसिडर दोज इनपुट्स. सो विल हैव टू रिमूव और एलिमिनेट, मोरओवर एलिमिनेट देम फ्रॉम द इनपुट्स का कलेक्शन. इनपुट्स का कलेक्शन मतलब डोमेन. सो डोमेन में से अगर आप इनपुट्स को हटाओगे जिस वजह से दिक्कतें क्रिएट होती है वहाँ पे आता है डेफिनेशन ऑफ डोमेन. So let's move and see what definition of domain tells us. कि the process of redefining the domain is known as definition of domain. If f from R to R and we have function of type f of x equal to p of x upon g of x, q of x ले लो, then we redefine domain such that q of x is not equal to 0. हमको डोमेन ऐसा redefine करना है कि डिनोमिनेटर 0 ना होवे. That is we eliminate those inputs from R for which q of x is 0. आप उसमें से आप R में से वो एलिमेंट्स ही हटा दो ना जिस वजह से
प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बटन दबाने से एसी कुछ अलग ही आवाज़ कर रहा था, तो सामने वाले ने पहले कोशिश की ठीक करने के लिए, नहीं हुआ तो उसने बटन ही निकाल दिया। भाई बटन दबाएगा ही नहीं तो आवाज़ ही नहीं करेगी एसी, चलना है उसने जो चलना है। कुछ बटन दब गया, चलना है उसने जो चलना है। अब वो जब बटन दबेगा ही नहीं तो आवाज़ होगी ही नहीं। आ रहा है समझ में? सो दैट इज़ वॉट वी डू इन रीडिफाइनिंग द डोमेन। वी चेक कि दिक्कत कहाँ है, और जहाँ फंक्शन को दिक्कत है, दिक्कत मतलब क्या, अनडिफाइन हो जाना, अनडिफाइन मतलब क्या, इन्फिनिटी आ जाना, देन वी रीडिफाइन दी डोमेन। सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद में अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ अंडर रूट क्यू ऑफ एक्स है, अंडर रूट में क्या होता है पता है कि जब आप नंबर लोगे तो टेल मी कैन यू फाइंड अ नंबर जिसका स्क्वायर -1 है? देयर इज नो सच नंबर जिसका स्क्वायर -1 है। सो इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर्स इन क्यू ऑफ एक्स। इस क्यू ऑफ एक्स में आप नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपने क्यू ऑफ एक्स में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया तब तो डिफिकल्टी है, तो तब तो तकलीफ है, ठीक है, तब तो रियल आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है? कोई नंबर नहीं है रियल नंबर की दुनिया में। कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अलग बात है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे अभी। ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायर -1 आए, मतलब इस स्क्वायर रूट हटने पर -1 -2 मिले। सो जब कभी भी फंक्शन अंडर रूट क्यू ऑफ एक्स आ जाता है, देन वी रीडिफाइन द डोमेन सच दैट क्यू ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट इज हम उन इनपुट्स को हटा देंगे जिस वजह से फंक्शन में आउटपुट अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा होगा। सो वी एलिमिनेट दोज इनपुट्स फ्रॉम आर फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव। आप उसको हटा दो सिंपल सी भाषा में। जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत है? 9x + 3 कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो रहा है। जो भी डोमेन है, जो भी मैपिंग है, उसका पहला सेट मैपिंग ये है, तो डोमेन क्या हो गया इसके लिए? R। यहाँ पे मुझको बताओ सेकंड वाले इसमें बी में डिफ़िकल्टी है। क्यों डिफ़िकल्टी है? अगर गलती से डिनोमिनेटर में x के बदले 1/3 गया तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में 1 - 1 होगा। अगर x के बदले 1/3 लिखा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। हेंस यहाँ पे जो डोमेन आएगा वो कैसा आएगा? R - सिंगलटन सेट 1/3। आप उन एलिमेंट्स को डोमेन में से हटाओगे जिस वजह से आपका डोमेन क्या हो जा रहा है, आपका आउटपुट क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड। R में से आपने वो एलिमेंट्स हटा दिए, यहाँ पर R में से वो एलिमेंट्स हटाओ जिस वजह से डोमेन को त्रास हो रहा है, आउटपुट को त्रास हो रहा है, फंक्शन को त्रास हो रहा है। यहाँ पर डोमेन में से वो एलिमेंट्स हटा दो जहाँ पे आपका फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना बोलने से अच्छा है आप बोल दो कि क्या क्या चलेगा। तो आपने बोल दिया 4x + 3 > 0, मतलब आपने बोल दिया कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4, मतलब आपको 3/4 से बड़े कोई भी नंबर चलते हैं। मतलब आपका जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल -3/4 से इन्फिनिटी, एंड x बिलोंग्स टू R। R क्या है? डोमेन। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा चीज़ बदल गया। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट है जो नहीं ले रहे अपन, -3/4 के पीछे लाखों एलिमेंट्स है, जिसको करोड़ों इन्फाइनाइट एलिमेंट्स है जिसको अपन नहीं ले रहे, तो हर एक को माइनस करने से अच्छा है जो ले रहे वो लिख दो। ले रहे भाई -3/4 से इन्फिनिटी, उतना ही लिखो। सो आई एनकरेज यू नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। सो आप इसको ट्राई करें, आई होप ये आपको आ जाएगा। Find range of the following function. Note, to find range we express x in terms of y. That's it. आपको y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। कहाँ पे करना है? यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे तो सीधा सीधा आपके पास में इनपुट्स है, आप इनपुट दोगे आपका आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा? f(1) हो जाएगा 13, f(5) 15 + 10 25। ये कैसे आया? तो x के बदले 1 पुट हो रहा है, x के बदले 5 पुट हो रहा है, x के बदले 7 पुट होगा, x के बदले -1 -2, दैट्स इट। फिर ये जो एलिमेंट्स का कलेक्शन रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा? रेंज। सिमिलरली यहाँ पे 0 से 4 के बीच में बोला है, तो 0 1 2 3 4 आप पुट करो। इमेजिन यहाँ पे बोला गया है कि x आपका इंटीजर है, मतलब होल नंबर ही लेना है आपको, कोई बीच में के नंबर आएंगे नहीं 0 और 1 के बीच में।
0 और 1 2 3 4 इतने ही नंबर आएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको रेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक इनपुट्स नहीं है, बस इतना बोला है कि x-5 नहीं हो सकता। सही बोला है उन्होंने। क्यों सही बोला है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे आप एक्सप्रेस करोगे x इन टर्म्स ऑफ y। अब कैसे एक्सप्रेस होगा? तो आप लिखोगे पहले एफ ऑफ एक्स को y के टर्म्स में, और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। सो y इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स, फिर आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो y(x प्लस 5y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये x को इधर भी लेकर आ गए। फिर यहाँ से दोनों में से x कॉमन निकाला, सो वी गेट x कॉमन निकाला तो y माइनस 1 प्लस 5y इक्वल टू 0, प्लस 5y इधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 5y अपॉन y माइनस 1। y माइनस 1 कैसे आया? तो यहाँ पे जब ये माइनस 5y इधर जाएगा तो माइनस 5y, और बाद में ये y माइनस 1 यहाँ डिवाइड होगा। सो वी गेट माइनस 5y अपॉन y माइनस 1 एज अ आंसर। सो दिस इज व्हाट वी से एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पे अगर रेंज निकालना है तो आपको पता है क्या क्या है? आपको जब डोमेन में वो समझाया गया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर आएगा तो डिनोमिनेटर जिस भी नंबर के लिए 0 रहा है आप उसको डोमेन में नहीं लोगे। तो इस हिसाब से y बेसिकली रेंज का हिस्सा होता है। तो आप रेंज में क्या नहीं लोगे? रेंज में आप कभी भी 1 नहीं लोगे। मतलब जो आपका रेंज रहेगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 1। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर। सो करना क्या है? करना यह है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब आपको x को एक तरफ रखना है, y को दूसरे तरफ रखना है, दैट्स इट। x को एक तरफ, y को दूसरे तरफ। अब कैसे रखना है ये आई होप समझ में आया है। x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म दूसरी तरफ। फिर जैसे अपन ने डोमेन के लिए सीखा वैसे ही रेंज के लिए सीख रहे हैं। डिनोमिनेटर 0 ना होवे। अरे y के लिए भी अगर आप 1 यूज़ कर लोगे एज आउटपुट तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होगा तो इन्फिनिटी देंगे जब आप आउटपुट x के बदले, तब जाके आपको आंसर मिलेगा y इक्वल टू 1। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। आई नो इट्स गेटिंग वेरी लेंदी, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है हमको, बट वन शॉट है तो पूरा ख़त्म ही करना है। और अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 वी आर स्टिल 7 पेजेस लेफ्ट। सो आई होप ये हो जाएगा आने वाले 15-20 मिनट में। सो मैं 1.5 घंटे के ऊपर तो नहीं जाने दूंगा, दैट इज़ प्रॉमिस। नाउ लेट्स बिगिन विद कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक क्या आप लोग क्या कर रहे थे पता है क्या? आप इनपुट्स दे रहे थे नंबर, दिस इज़ व्हाट यू आर गिविंग 1 5 है ना, x के बदले 7 -1 -2, यू आर डायरेक्टली गिविंग द इनपुट्स एज नंबर्स। बट मान लो आपके पास में मशीन है और उस मशीन का काम है प्रिंट आउट देना, तो आपके पास में मशीन थोड़ी महंगी है और जिसमें कलर्ड प्रिंट आउट भी निकलता है। तो अब आपके पास में बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंटर में ब्लैक एंड वाइट। बट मान लो कभी कभार अपने को ज़रूरत पड़ेगी कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक एंड वाइट है। अगर आपने Ctrl+P दबाया और एंटर दबा दिया तो क्या होना है? ब्लैक एंड वाइट निकलेगा। पर आपको चाहिए क्या? कलर्ड। तो आपको आपके प्रिंटर को समझाना पड़ेगा ना कि हाउ टू फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या? अभी तक क्या आप लोग डायरेक्टली प्रिंट आउट्स के लिए इनपुट दे रहे थे 1 2 3 4 जितने भी पेजेस चाहिए उतने। अब आप पहले आपके प्रिंटर को सिखा रहे हो कि भाई कैसे काम करना है। मतलब आपका इनपुट पहला जो गया वो था फंक्शन। क्या था फंक्शन में? भाई कि कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए, कलर्ड प्रिंट आउट देना, और फिर बाद में 4 5 6 7 8 जो कॉपीज देनी वो देना। Whenever the input is function itself, या function itself हटा दो, whenever the input is function, we say composition of a function takes place. Whenever the input is function, we say composition of a function takes place. So f from a to b and g from b to c, where f of x is equals to y and g of y equal to z, x belongs to a, y belongs to b, z belongs to c. We define a function h from a to c such that h of x is equals to z. Then the function h is composite function of f and g and is denoted by g of f of x. g of f of x, g of f of x, जिसमें g of f of x is basically a mapping from a to c. सिमिलरली अगर g of f of x है तो अच्छा पहले तो ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये होता यह है कि g में f of x एज
इनपुट गया। इतनी सीधी भाषा में समझना है। जी में एफ ऑफ एक्स एज ए इनपुट गया, मतलब जी के हर एक्स में वी रिप्लेस एफ ऑफ एक्स, दैट्स इट। जी के हर एक्स में वी रिप्लेस एफ ऑफ एक्स। यहां पे अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, एक्स के बदले 1 पुट कर रहे भाई, 3 इंटू 1 प्लस 10, 3 इंटू 5 प्लस 10, 3 इंटू 7 प्लस 10। और अब क्या कर रहे हैं भाई, अगर मान लो मेरे पास में दो फंक्शन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा एक आसान एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो आपके पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स 2x प्लस 3, तो क्या लिखा हमने कि मतलब g के हर x में v रिप्लेस f ऑफ x। अगर g ऑफ f ऑफ x निकालना है तो हम क्या करेंगे, g के हर x में किसको रिप्लेस कर देंगे, f ऑफ x को, दैट्स इट, क्योंकि वो x स्क्वायर था f ऑफ x। क्या आपको ये भाषा समझ में आ रही है प्लीज? सो वेन एवर द इनपुट इज फंक्शन इट सेल्फ वी से कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन टेक्स प्लेस। इसको अगर ऐसे भाषा में नहीं समझ में आता तो जैसे यहाँ पर गिवन है कि x एक आपका इनपुट है, x एक आपका इनपुट है, f में जाएगा तो y आपको आउटपुट मिलेगा। तो अब यहाँ पे y एज ए इनपुट गया g में। अब नोटिस ये करो कि जब आपने बोला कि f में x इनपुट गया तो आपको y आउटपुट मिला, तो यही होता है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही होता है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब अब g में y इनपुट जा रहा है, मतलब g में कौन इनपुट जा रहा है भाई, f ऑफ एक्स, ठीक है, उसको सीधी भाषा में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट कि जब आपका इनपुट इज फंक्शन वी से कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन टेक्स प्लेस। इट इज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, दिस सिंबल इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ हॉलो सर्कल, एक सर्कल टाइप है वो, दिस इज नॉट अ डॉट एज वेल। So do keep in mind that it is not a multiplication. Whenever you see that a hollow circle, small circle between the two functions, then we say composition of a function. और जो पहला फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है और बीच में अगर सर्कल है तो we say कि दूसरा will be input in पहला, दूसरा will be input in पहला, दूसरा will be input in पहला। I hope this is very much clear now. एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट ये समझा रहा है कि फॉग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब कि जी एज ए इनपुट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एफ एज ए इनपुट ऑफ जी इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये कभी कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये कभी कम्यूटेटिव नहीं होगा, मतलब ये दोनों कभी एक समान नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप मेरे लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल सकते हो क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या कि आपका एफ में जी ऑफ एक्स इनपुट, एफ के हर एक्स में, दिस इज एक्स स्क्वायर, पर अपन रिप्लेस किस में करते हैं, एक्स में, तो एक्स में कौन इनपुट गया, जी ऑफ एक्स, सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। सो दिस आर नेवर इक्वल, ये और ये देखो आप, क्या आपको ये समान दिख रहे हैं, नहीं। Hence composition of a function is not commutative. It is also called function of function. Whenever input is function then we say composition of a function takes place. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे समझाया जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जो आप ट्राई कर सकते हो आपके दम पे, डू ट्राई दिस, ठीक है। So now let's move to the types of function. one function, one function को क्या बोला जाता है, what is one function, what is one function? One function is if for every input we have a unique output, that is one input one output. डायग्रामेटिकली आई होप समझ में आ रहा है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आता है तो इसे वन फंक्शन। ये पॉसिबल है क्या कि एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट, नहीं, बट एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक आउटपुट, यस, एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक आउटपुट, वाह, हाफ मोर, परफेक्ट। सो एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक आउटपुट, दैट इज़ मेनी वन फंक्शन। अब मैथमेटिकली अगर ये तो बात बहुत आसान भाषा में हो गया ना कि भाई एक इनपुट एक आउटपुट, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे अपन।
अगर आपको बोला जा रहा है कि 1-1 फंक्शन है या नहीं, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। आपको मैथमेटिकली बताना पड़ेगा। सो मैथमेटिकली व्हाट वी सपोज इज़ कि हम सपोज करते हैं कि ए और बी दो इनपुट्स थे अलग अलग, उसके लिए आउटपुट्स एक आ गए, और आप प्रूव करके बता दो, और अगर आप प्रूव करके बता दो कि भाई ये इनपुट्स भी इक्वल है, मतलब दो अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट, तो वो तो मैनी वन हो रहा है। अभी अपन ने देखा ना तुरंत ही, इसलिए मैंने तुरंत मैनी वन बताया, ये समझाने के लिए कि भाई अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट, वो मैनी वन हो गया। बट अगर आपने उस अलग अलग इनपुट्स को एक बता दिया कि वो सब एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, तो एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, दैट इज मैनी वन, 1-1, दैट इज योर 1-1 फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज 1-1। अब मैनी वन कैसे प्रूव होगा? मैनी वन प्रूव होगा कि भाई एक दो इनपुट है वो इक्वल नहीं है, बट उनके आउटपुट्स क्या हो गए? इक्वल, देन इट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सो नाउ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या बोला जाता है कि इफ़ एवरी इमेज हैज़ प्री इमेज। इमेज क्या था, याद करो, इमेज मतलब कि वाई, आउटपुट्स, एक्चुअल आउटपुट्स। प्री इमेज मतलब एक्स, इनपुट्स। हर आउटपुट के लिए अगर इनपुट एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि इट इज़ ऑन टू फंक्शन। मतलब क्या, जब आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जब आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तब आपका फंक्शन क्या बनेगा? ऑन टू फंक्शन। मतलब कि जब आपके पास में डोमेन, कोडोमेन का हर एलिमेंट, आपका कोडोमेन का हर एलिमेंट जब रेंज का हिस्सा बनेगा, तो हम उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। नाउ लेट्स मूव टू इनटू फंक्शन, फोर्थ कैटेगरी। ये ऑन टू, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपका कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। ऑन टू के लिए साफ भाषा में बोला जा रहा है, जब जब आपका कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, जब जब सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके एक्चुअल आउटपुट्स बन जाएगी, तब तब आप उसको बोलोगे ऑन टू फंक्शन, तब तब आप उसको बोलोगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सो क्या ये हो सकता है कि वो ऑन टू जो है वो 1-1 रहे? यस, ये हो सकता है। क्या जो ऑन टू है वो मिनी वन रहे? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? शर्त इतनी ही है, कंडीशन इतना ही है कि आपका कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। एकदम सीधी भाषा में याद रखो इसको। एवरी इमेज के लिए प्री इमेज, एक भी एलिमेंट कोडोमेन में का खाली नहीं बैठना चाहिए। हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज होना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स गो फॉर इनटू फंक्शन। इसके बाद में आई प्रॉमिस एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे आपका फिर फंक्शंस खत्म होता है। सो इनटू फंक्शंस में क्या है? एफ इज सेड टू बी इनटू इफ एटलीस्ट वन इमेज डज नॉट हैव अ प्री इमेज। अरे भाई, खाली रहना पड़ेगा एलिमेंट को। 1-1 का डेफिनेशन और मैनी वन का डेफिनेशन एग्जैक्ट अपोजिट है एक दूसरे के। 1-1 बोलता है कि भाई एक इनपुट एक आउटपुट होना चाहिए, मैनी वन बोलता है एक से ज़्यादा इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। जो 1-1 है कभी मैनी वन नहीं बन सकता। सिमिलरली ऑन टू बोलता है कि हर इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, मतलब आउटपुट्स खाली नहीं रहने चाहिए। इनटू बोलता है कि एक आउटपुट खाली रहना चाहिए। एग्जैक्ट वायलेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, एग्जैक्ट अपोजिट। ऑन टू पता है तो इनटू पता रहेगा फिर, मतलब एक आधा एलिमेंट खाली रहे। ये खाली है, अरे यार ये मिट ही जाता। ये खाली है, ये खाली है, बहुत सारे एलिमेंट्स खाली बैठे हैं यहाँ पे। तो इन दैट केस गौर करने वाली बात ये है कि आप मैथमेटिकली कैसे बताओगे। मैथमेटिकली यहाँ पे तो बता दिया कि भाई रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन, जो इनपुट वो आउटपुट। यहाँ पे कैसे बताओगे? यहाँ पे आप बताओगे दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉपर सबसेट। वाह, प्रॉपर सबसेट। अगेन जो इनटू है वो 1-1 हो सकता है क्या? ये शर्त क्या है? खाली रहे। जो इनटू है वो मैनी वन हो सकता है क्या? ये शर्त क्या है? खाली रहे। Now let's dive into the last concept of function, that is inverse function. यहाँ पे आई प्रॉमिस खत्म होता है। मॉडुलस फंक्शन है कि वो तो ठीक है, वो तो फटाक से 2 मिनट का खेल है। ठीक है, सो व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? पहली बात तो इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन इज कि f फ्रॉम a to b इज सेट टू बी 1-1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन आपका a से b पे 1-1 ऑन टू बनता है, अगर ये 1-1 ऑन टू फंक्शन बनता है, तो f of x इक्वल टू y फॉर x बिलोंग्स टू a, द इनवर्स फंक्शन f का पावर -1 इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a एंड इज डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x फॉर y बिलोंग्स टू a। उल्टा प्रोसेस, मतलब इनवर्स फंक्शन मतलब क्या? इनवर्स फंक्शन में जो आप करते हो बेसिकली a से b पे जाने का काम, अब आप वो कर रहे हो b से a पे आने का काम। दैट्स इट। जो आप a से b पे जाने का काम करते हो वो होता है आपका रेगुलर फंक्शन। जब आप b से a पे आते हो तब आपको उसको बोला जाता है
इनवर्स फंक्शन। तब इनवर्स फंक्शन में कंडीशन रखिए। व्हाट इज द कंडीशन? दैट कंडीशन इज योर फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। अब वाई 1 1 एंड ऑन 2? ये क्यों बोला गया है कि 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि आपका जब फंक्शन 1 1 है तो एक इनपुट है तो एक आउटपुट है, और ऑन टू इसलिए बोला गया है कि एक भी चीज़ खाली नहीं रहनी चाहिए। अब ये क्यों बोला गया? क्योंकि अगर फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कराता है या वो इन्वर्टिबल है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका मैपिंग बी से ए पे होगा। जब आपका ओरिजिनल फंक्शन ए से बी पे जा रहा है तब आपका इन्वर्स बी से ए पे आता है, ठीक है। तो अब बी से ए पे आते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? मान लो अगर ये 1 1 नहीं है, ये मान लो अगर मेनी 1 है, मैं एक सिनेरियो ले लेता हूं जहां पे ये मेनी 1 हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? जब इन्वर्स की बात आती है तो आप उल्टा जाते हो। जब आप उल्टा जाते हो तो यहाँ से आप कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास में, मतलब एक ही चीज़ के लिए आपके पास में 3 आउटपुट्स ये पॉसिबल हो सकते हैं क्या? पर ये तो सर आउटपुट ही है, या आउटपुट के ये इनपुट है। अरे पर जब यहाँ से अगर अपन इधर जा रहे हैं तो ये तो इनपुट के जैसा काम कर रहा है ना मेरे लिए। इस इनपुट के लिए क्या ये आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? उसी को अपन बोलते हैं ना फंक्शन। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक ही इनपुट के लिए, एक y के लिए 3 x प्रेजेंट है। अगर b के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये तो फंक्शन बना ही नहीं, इन्वर्स फंक्शन बना ही नहीं। फंक्शन बन गया पर इन्वर्स फंक्शन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि जब अपन उल्टा मैपिंग लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। गेटिंग? उल्टा मैपिंग लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हेंस इट इज़ नेसेसरी कि आपका फंक्शन क्या रहे? 1 1 फंक्शन रहे। दूसरा, y ऑन टू, अगर आपका ये खाली रह गया, लेट अस सपोज करो दिस इज हाउ वी गेट द मैपिंग, अगर ये आपके एलिमेंट्स खाली रह गए तो प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन फॉर एवरी इनपुट वी शुड हैव आउटपुट। एवरी इनपुट के लिए है क्या? नहीं, ये 3 तो खाली रहेगा, नॉट अ फंक्शन। हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी 1 1 एंड इट शुड बी ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू होता है तो वी से कि इन्वर्स एग्जिस्ट, अगर 1 1 ऑन टू नहीं होता है तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर आपको वेरीफाई करना है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इन दैट केस वी चेक कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अगर आपने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन लिया और अगर आपको आंसर x मिल गया, प्लेन x, देन वी से इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन लिया और आपका अगर x नहीं मिला, x² मिल गया, 2x मिल गया, 5x मिल गया, 6x मिल गया, कुछ भी मिल गया अपार्ट फ्रॉम x, इन्वर्स फेल। तो एक बस क्वेश्चन पे एंड करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके शो कर देता हूँ कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। सो मेरे पास में अगर f ऑफ x अगर 2x माइनस 3 है, मेरे पास में अगर f ऑफ x 2x माइनस 3 है मान लो, तो पहले तो मैं बताऊँगा कि इन्वर्टिबल है कि नहीं या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके 3 स्टेजेस है। पहला आप शो करो कि f इज़ 1 1, आप पहले शो करो f इज़ 1 1। दूसरा आप शो करो f इज़ ऑन टू, आप शो करो f इज़ ऑन टू। तीसरा आप जब ऑन टू शो कर दोगे तो आपको मिलेगा इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स। तीसरा इन्वर्स इज x इन टर्म्स ऑफ y। और ऑन टू में भी मैंने आपको बताने वाला हूँ अभी मैं कि ऑन टू निकलेगा कैसे। तो जब ऑन टू निकालोगे तो वहाँ रेंज भी निकालना सीख गए आप, जैसे अपन रेंज निकालना सीखा ही है, रेंज निकालना सीख गए मतलब आप ऑन टू निकालना सीख गए, ठीक है। सो अपना पहला स्टेज इज़ 1 1। 1 1 के लिए क्या करते हैं अपन? सपोज करते हैं कि f ऑफ a इज़ इक्वल टू f ऑफ b। अब अगर आपने x के बदले a पुट किया तो आपको इनपुट में a जाएगा, तो 2a माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2b माइनस 3। सो आपका अब ये x ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट 2a इक्वल टू 2b, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट a इक्वल टू b। दिस इज़ व्हाट वी से 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सो 1 1 फंक्शन के लिए आपको क्या चाहिए बेसिकली? 1 1 फंक्शन के लिए आपको चाहिए बेसिकली कि आपका एक इनपुट पे एक आउटपुट आए, एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है। नाउ ऑन टू शो ऑन टू शो f is on to express x in terms of y, that's it, express x in terms of y, बस ख़त्म, इतना ही करना है।
तो मतलब जो आपने पहले सीखा वो करना है क्या? यस। आप एफ ऑफ एक्स को लिख दो y इक्वल टू 2x माइनस 3, आप 3 को दोनों तरफ ऐड कर दो तो यू गेट y प्लस 3 इक्वल टू 2x। फिर आप क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यू गेट x इक्वल टू y बाय y प्लस 3 बाई 2। दिस इज़ योर ऑन टू। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दोगे therefore for all x belongs to capital A there exists y belongs to capital B such that y is equal to f of x। अब ये स्टेटमेंट से आपका हो क्या रहा है पता है क्या? आप बता ये रहे हो कि कोई ना कोई y के लिए x एग्जिस्ट करता है और सारे ही x के लिए आपके पास में y एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो तो फंक्शन है तो सारों के लिए होना चाहिए। बट आप यहाँ पे बता दे रहे हो कि सारे y भी आ जा रहे हैं। आपका बताने का प्रयास ये है कि सारे y आ गए, सो ये ऑन टू फंक्शन भी शो करना हो गया, ऑन टू शो करना हो गया, 1 1 हो गया। अगर ये दोनों होते हैं तो हो गया, और अगर ये दोनों होते हैं तो हमारा तीसरा स्टेप था कि एफ इनवर्स क्या रहेगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़ बेसिकली ये जो है आपका वो। बट अगर आपका अब यूनिवर्सली होता क्या है पता है क्या? बेसिकली ये होता है एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब यूनिवर्सली क्या होता है पता है क्या? वी ऑलवेज कंसिडर एक्स एज ए इनपुट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई एज ए इनपुट जा रहा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए वी अगेन रिप्लेस वाई विथ एक्स, दैट्स इट। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो टर्म्स ऑफ वाई में आएगा। इन टर्म्स ऑफ वाई को आप अगर आपने एक्स में लिख दिया तो यू गेट योर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो आई होप ये क्लियर होगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है ये समझ के कि भाई सबसे पहले तो आपको 1 1 शो करना है। 1 1 शो करने के लिए आप क्या कर रहे हो, 1 1 शो करने के लिए आपने सपोज किया एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, आपने बता दिया ए इक्वल टू बी। यदि ए इक्वल टू बी नहीं आया, 2a इक्वल टू बी आ गया, 3b इक्वल टू 4 भी आ गया, तो वो इक्वल नहीं हुआ तो 1 1 नहीं हुआ। 1 1 नहीं हुआ तो दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों में से मतलब क्या, 1 1 और ऑन टू में से दोनों में एक भी फेल हो गया तो ठीक है। फिर 1 1 शो हो गया तो ऑन टू शो करने का प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जो अपन ने ऊपर सीखा वो वाई को फिर आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे और आपका ऑन टू प्रूव हो गया। अब उसके बाद में क्या, तो आप एफ इनवर्स निकालोगे। आपका जो ऑन टू आएगा वही आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा, बस आपको वाई को किस में रिप्लेस करना है, एक्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। So if in case you have any doubt, do tell me. You can reach me, you can comment, you can DM me Insta पे. Okay, so thank you.